हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लॉ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में से है। टॉपिक का नाम है ट्रेसपास टू पर्सन और प्रॉपर्टी। जब भी आप ट्रेसपास करते हैं तो क्या क्या हो सकता है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, वो सारा मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। और अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेसपास टू पर्सन या फिर ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी क्या होता है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। ट्रेसपास इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉन्ग्स रिकॉग्नाइज्ड अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अगर हम पुराने इतिहास में चलें तो जो ट्रेसपास है वो एक बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रॉन्ग है जो कि हम कर देते हैं कई बार और हमें नहीं करना चाहिए, और ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। कैसे? द टर्म ट्रेसपास लिटरली मीन्स अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अनदर्स पर्सन, प्रॉपर्टी और राइट्स। तो ट्रेसपास का मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि आप इलीगल तरीके से या अनलॉफुल तरीके से किसी की लाइफ में इंटरफेयर करो, या किसी की प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करो, या किसी की जो राइट्स हैं उसमें इंटरफेयर करो। समझ के बात? किसी पर्सन, प्रॉपर्टी या राइट्स में इंटरफेयर करोगे अनलॉफुल तरीके से, उसे ट्रेसपास कहा जाता है। इट इज़ एक्शनेबल पर से, मीनिंग दैट द मेयर वायलेशन is sufficient to give rise to liability even if no actual damage occurs। अगर कोई ट्रेसपास करता है, ट्रेसपास टू पर्सन, प्रॉपर्टी करता है, और अगर ट्रेसपासिंग हो जाती है तो यही अपने आप में सफिशिएंट है कि जो ट्रेसपासर है उसके ऊपर लाइबिलिटी बन जाएगी, उसे कंपनसेशन करनी पड़ेगी, या फिर क्या क्या होगा वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। चाहे डैमेज हुआ है या नहीं हुआ, ट्रेसपास कर दिया तो भाई आपने गलती कर दी, ठीक है। इन इंडियन लॉ trespass is broadly divided into two headings या two heads: trespass to person, trespass to property, that is further divided into trespass to land and trespass to goods। तो दो टाइप के हैं, और ट्रेसपास टू पर्सन है और ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि ट्रेसपास टू लैंड, आप किसी की ज़मीन के अंदर या किसी की प्रॉपर्टी के अंदर चले गए मुंह उठा के और इंटरफेयर कर रहे हो, या फिर ट्रेसपास टू गुड्स। तो मैं सारे के सारे एक्सप्लेन करता हूँ। The Indian courts, while not having a codified tort law, टॉर्ट का कोई कोडिफाइड लॉ जो है इंडियन कोर्ट्स के पास, या अभी तक कोडिफिकेशन नहीं हुई है, अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ एंड अडेप्ट देम टू इंडियन कंडीशंस। तो जो इंग्लिश कॉमन लॉ है उसको इंडियन कंडीशंस में अडेप्ट करती हैं जो कोर्ट्स, क्योंकि अभी तक कोई प्रॉपर कोडिफाइड तरीके से लॉ नहीं बना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रेसपास टू पर्सन। ट्रेसपास टू पर्सन इन्वॉल्व्स अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अ पर्सनस बॉडी और लिबर्टी। तो ट्रेसपास टू पर्सन का मतलब ये है कि आप अनलॉफुल तरीके से इंटरफेयर कर रहे हो किसी भी पर्सनस की बॉडी पे या फिर उसकी लिबर्टी पे। इसके क्या क्या एग्जांपल है मैं बताऊंगा। इट इज़ जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आ जाता है असॉल्ट। असॉल्ट इज एन एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट which causes the plaintiff to apprehend the infliction of immediate unlawful force on his person। सिंपल वर्ड्स में असॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी डिफेंडेंट कोई भी ऐसा एक्शन करे जिससे प्लेंटिफ को लगे कि भाई उसके ऊपर इमीडिएट हमला हो सकता है या इमीडिएट तरीके से उसको अनलॉफुल फोर्स को फेस करना पड़ेगा, उसे असॉल्ट कहते हैं। मेयर वर्ड्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट असॉल्ट। आपने किसी को कुछ बोल दिया, इसका मतलब असॉल्ट नहीं होगा, बट वर्ड्स कपल्ड विद एक्शंस, वर्ड्स के साथ साथ आपने उसको मुक्का दिखा दिया, थप्पड़ दिखा दिया, मारा नहीं अभी, दिखा दिया, वो वर्ड्स के साथ साथ होंगे तो वो असॉल्ट बन जाता है। इट इज़ इनफ इफ़ द प्लेंटिफ रीजनेबली फियर्स दैट फोर्स विल बी यूज्ड। इतना इनफ है कि प्लेंटिफ को लगे कि भाई मेरे ऊपर फोर्स का इस्तेमाल हो सकता है। अगला बंदा गालियाँ भी निकाल रहा है और हाथ उठाने पे भी आ गया, अभी हाथ उठाया नहीं है, हाथ उठाने पे भी आ गया है, दूर से एक्शंस भी कर रहा है, मुक्के मार दूंगा, थप्पड़ मार दूंगा, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ। इफ़ ए रेजेज हिज फिस्ट एट बी इन अ थ्रेटनिंग मैनर, अगर ए बंदे ने अपनी फिस्ट या मुक्का उठा के बी के दिखा दिया और कुछ बोल भी दिया गुस्से में, इट अमाउंट्स टू असॉल्ट इवन इफ नो ब्लो इज स्ट्रक। अभी मुक्का या थप्पड़ मारा नहीं है मगर उठा दिया गुस्से में और कुछ बोल भी दिया तो इसको असॉल्ट कहेंगे। समझ गए बात? तो याद रखना, किसी के ऊपर असॉल्ट मत करना। तो केस लॉ आ जाता है इसमें।
स्टीफन वर्सेस मायर्स 1830 का केस है. द डिफेंडेंट एडवांस्ड टूवर्ड्स द प्लेंटिफ विद अ क्लिंच्ड फिस्ट एंड वॉज स्टॉप्ड बाय अदर्स. मुक्का उठा के आ गया लड़ने के लिए, बाकियों ने जो आसपास लोग खड़े थे उन्होंने रोक दिया. The court held this as assault because there was an immediate threat. कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो एक टाइप का असॉल्ट था, क्योंकि इमीडिएट थ्रेट था. अगर लोग रोकते ना या वो रुकता ना तो वो तो हमला ही हो जाता. समझ की बात. दूसरा आ जाता है बैटरी. वेरी इंपॉर्टेंट. ये वो फ़ोन वाली बैटरी या कोई और बैटरी नहीं है. बैटरी इज़ the intentional and direct application of force on another person without lawful justification. कोई lawful justification नहीं. आप जाके किसी को 2 थप्पड़ मार दो या मुक्के मार दो या फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करो अनलॉफुल तरीके से, अनलॉफुल जस्टिफिकेशन के हिसाब से, तो उसे हम बैटरी कहेंगे. इवन द स्लाइटेस्ट टच इन एंगर मे कॉन्स्टिट्यूट बैटरी. अगर आपने किसी को धक्का भी मार दिया, गुस्से में कुछ धक्का मुक्की होगी, उसे भी हम बैटरी कहते हैं. कंसेंट, सेल्फ डिफेंस एंड लॉफुल अथॉरिटी आर वैलिड डिफेंसेस. अगर आप किसी को कंसेंट से धक्का मार दो तो वो बैटरी नहीं कहलाएगी. सेल्फ डिफेंस में उसको पुश कर दो वो भी नहीं कहलाएगी. और लॉफुल अथॉरिटी जो है वो हो, जैसे पुलिस है, पुलिस किसी को गिरफ्तार करने गई और किसी ने हमला किया और रोकने के लिए कुछ करना पड़ा, तो अगर आपके पास लॉफुल अथॉरिटी है तो वो भी एक वैलिड डिफेंस होगा. समझ के बाद वो भी बैटरी नहीं मानी जाएगी. एग्जाम्पल क्या है? इफ़ ए स्लैप्स बी और पुशेस हिम इट इज़ बैटरी. अगर ए बी को थप्पड़ मार देता है, मुक्का मार देता है या फिर उसे धक्के मार देता है गुस्से में, लड़ाई के चक्कर में, तो उसे बैटरी कहा जाएगा. ठीक है. अब केस लॉ इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है. कोल वर्सेस टर्नर 1704 का केस है. द कोर्ट हेल्ड दैट द लीस्ट टचिंग ऑफ अनदर इन एंगर इज बैटरी. अगर आप किसी को गुस्से में टच भी कर देते हो तो वो भी बैटरी माना जाएगा. तीसरा इसमें आ जाता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. किसी को पकड़ के ऐसे कमरे में कैद कर लेना, आपके पास कोई अथॉरिटी ना हो, किसी को बंद कर देना ऐसे ही. ठीक है. तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट is the unlawful restraint of a person's liberty without legal justification. कोई legal justification नहीं है. आपने उठा के किसी को बंद कर दिया कमरे में, किसी भी चाहे जेल में बंद कर दिया या कुछ कर दिया, इसको भी हम इस श्रेणी में लेके आते हैं. It must be total restraint. Partial obstruction is not enough. तो false imprisonment में total restraint होना चाहिए. किसी को बंद कर दें ताकि वो अपनी मतलब आज़ादी से कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा. It can occur even without physical barriers if the person reasonably believes he cannot escape. आपने उसको ऐसे बंद कर दिया है कि पर्सन बिलीव कर रहा है कि मैं तो यहाँ से निकल ही नहीं पाऊंगा. तो जब भी आप किसी को फॉल्स इम्प्रिजनमेंट करते हैं या फिर बैटरी करते हैं या फिर आप जो असॉल्ट करते हैं, ये सारे के सारे आ जाते हैं ट्रेसपास टू पर्सन के अंडर. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप हम चलेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होता है. एग्जाम्पल है लॉकिंग समवन इन अ रूम विदाउट कंसेंट और अथॉरिटी, तो उसे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहा जाएगा. इसके ऊपर केस लॉ है. भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K 1986 का केस है. एन MLA वॉज रॉन्गफुली डिटेन्ड बाय द पुलिस प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम अटेंडिंग द असेंबली, कि वो असेंबली अटेंड ना कर पाए. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इट टू बी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड अवॉर्डेड कंपनसेशन. तो आप किसी को भी इलीगल तरीके से उठा के बंद नहीं कर सकते. ये पुलिस के लिए भी है और ये आम इंसान के लिए भी है कि हम किसी को भी किसी कमरे में बंद ऐसे नहीं कर सकते. ठीक है. तो वो ट्रेसपास टू पर्सन हुआ. नेक्स्ट आ जाता है ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी. वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी इंक्लूड्स अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद लैंड और गुड्स. लैंड या गुड्स में अनलॉफुल इंटरफेरेंस होनी चाहिए, तभी ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी माना जाएगा. तो सबसे पहले ट्रेसपास टू लैंड. ट्रेसपास टू लैंड अकर्स व्हेन अ पर्सन विदाउट परमिशन और लॉफुल अथॉरिटी एंटर्स इनटू द लैंड ऑफ अनदर और रिमेन्स there unlawfully or does some act affecting the possession of the land. तो trespass to land में बेसिकली 3 चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी परमिशन के बगैर आपकी ज़मीन में कोई एंटर कर जाए, या फिर वो वहाँ पे अनलॉफुल तरीके से रह जाए, या फिर कोई ऐसा काम करे कि आप अपनी जो लॉफुल पोजेशन है आपके पास लैंड का, उसको इंजॉय ना कर पाएँ. समझ की बात? समझ गए? ये तीनों के तीनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं. अब इसकी कंडीशंस क्या है? एंट्री मस्ट बी डायरेक्ट नॉट कॉन्फिडेंशियल. डायरेक्ट एंट्री होनी चाहिए, चोरी छुपे नहीं आना चाहिए. डायरेक्ट एंट्री,
कॉन्फिडेंशियल टाइप नहीं होनी चाहिए। ट्रेसपास इज एक्शनेबल इवन विदाउट एक्चुअल डैमेज। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी में घुस जाता है तो अगर डैमेज हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है, मगर ट्रेसपास एक्शनेबल हो जाएगा, ट्रेसपास माना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं कुछ इसके। एंटरिंग अनदर्स हाउस विदाउट परमिशन, आप किसी की परमिशन के बगैर ही उसके घर में घुस गए। थ्रोइंग स्टोन्स और वाटर ऑन टू अनदर्स प्रॉपर्टी, आप किसी की प्रॉपर्टी में पत्थर मार रहे हैं या पानी छोड़ दिया आपने, समझ के बाद, जिससे दूसरी की प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। तो इसमें केस लॉ है के देवान वर्सेस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मेरठ की बात चल रही है। AIR 400 1959 का केस है ये। अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड वाज हेल्ड टू बी ट्रेसपास, अगर आपने अनऑथोराइज तरीके से लैंड पे कब्जा करके रखा है तो उसको भी ट्रेसपास माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेसपास टू गुड्स। ट्रेसपास टू गुड्स इज एनी unlawful interference with the possession of another person's movable property। movable property में अगर आप इंटरफेयर अनलॉफुल तरीके से करते हो तो उसे ट्रेसपास टू गुड्स माना जाएगा। इसकी एग्जांपल भी मैं दूंगा। इट इंक्लूड्स डिस्ट्रॉइंग, टेकिंग और यूजिंग विदाउट कंसेंट। आपने उस गुड को डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर आप ले गए उठा के बिना पूछे, ठीक है, और कंसेंट के बिना यूज़ कर रहे हो तो उसे ट्रेसपास टू गुड्स माना जाएगा। एग्जाम्पल्स, टेकिंग अवे अनदर पर्सनस कार विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन आप अपने पड़ोसी की कार उठा के ले गए, ठीक है। थ्रोइंग अवे समवंस बुक, किसी की बुक उठा के फेंक दी, किसी का सामान उठा के फेंक दिया, समझ के बाद। इस पे केस लॉ है कुलदीप सिंह वर्सेस सुभाष चंद्र जैन 2000 का केस है। रॉन्गफुल अटैचमेंट ऑफ गुड्स वाज हेल्ड टू बी ट्रेसपास। तो आपने रॉन्गफुल तरीके से अगर गुड्स को अटैच कर दिया तो उसको भी हम जो है ट्रेसपास ऑफ गुड्स की श्रेणी में या कैटेगरी में लेके आते हैं। अब आ जाता है डिफेंसेस टू ट्रेसपास। ट्रेसपास तो अब कर दिया, इसके पीछे डिफेंसेस क्या हो सकते हैं, जो डिफेंडेंट है वो कैसे बच सकता है, किन किन कंडीशंस में बच सकता है। सर्टेन डिफेंसेस आर अवेलेबल टू एन एक्शन ऑफ ट्रेसपास। नंबर 1, कंसेंट। अगर आप किसी की कंसेंट से उसके घर में जा रहे हो तो वो आप पे ट्रेसपास का केस नहीं डाल सकता। सेल्फ डिफेंस, रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट पर्सन और प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई रीजनेबल फोर्स का यूज़ किया है, सेल्फ डिफेंस में किसी की प्रॉपर्टी में घुस गए, फॉर एग्जांपल आप पे कोई अटैक कर रहा है, चोर या डाकू या लुटेरा, आप अपनी जान बचाने के लिए किसी के घर में घुस गए दीवार टाप के, तो उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए किसी के दीवार में कूद गए हो ना, किसी की दीवार टाप के किसी के घर में या प्रॉपर्टी में चले गए। नेसेसिटी, ट्रेसपास is justified to prevent greater harm, that is entering land to save life। आप अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, कोई बाढ़ आ गई, कोई भूकंप आ गया, कोई कुछ आ गया, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए किसी के ज़मीन में घुस गया, किसी के घर में घुस गए अपने आप को बचाने के लिए, तो वो नेसेसिटी भी एक ग्राउंड बन जाता है कि आप इससे ट्रेसपास के लॉ से बच पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट, अथॉरिटी ऑफ लॉ। पुलिस एंटरिंग अंडर अ सर्च वारंट, सर्च वारंट लेके पुलिस किसी के घर में घुस जाए तो या ज़मीन में घुस जाए तो वो ट्रेसपास नहीं माना जाएगा, क्योंकि पुलिस के पास तो अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी। प्रिस्क्रिप्शन, लॉन्ग एंड कंटिन्यूस यूज़ में गिव राइट, फॉर एग्जांपल ईजमेंट। अगर आप किसी भी ज़मीन के ऊपर या घर के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम तक बैठे हो और उसे कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हो तो उसका ओनर आपके ऊपर ट्रेसपास का केस नहीं डाल सकता, समझ की बात, क्योंकि वो तो काफ़ी टाइम से आपके पास है, लगातार आप उसको यूज़ कर रहे हो और अचानक से ट्रेसपास का कैसे डाल देगा। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं पूरे के पूरे टॉपिक को। ट्रेसपास टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी इज़ फंडामेंटल एरिया ऑफ टॉर्ट लॉ, सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द अनलॉफुल इंटरफेरेंस। तो ट्रेसपास टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया है टॉर्ट लॉ के अंदर, जो सेफगार्ड करता है कि हर एक बंदा अपने जो राइट्स हैं उसको जो राइट टू प्रॉपर्टी है या फिर राइट टू पर्सन्स, जो भी उसके राइट्स हैं उसमें अनलॉफुल इंटरफेरेंस ना कर पाए। इन इंडिया द टॉर्ट लॉ इज लार्जली अनकोडिफाइड। Courts have consistently recognized and enforced these principles through precedents। कोर्ट टाइम टू टाइम अपने डिसीजंस जो लेता रहता है, जजमेंट्स पास करता रहता है, उसके थ्रू कोर्ट्स जो हैं, जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स हैं और ट्रेसपास के लॉज हैं, उनको टाइम टू टाइम जो है पास करता रहता है और अपने पुराने जो डिसीजंस हैं उनको फॉलो करता रहता है, ठीक है, जजमेंट्स के थ्रू। ट्रेसपास बीइंग एक्शनेबल per se emphasizes that personal liberty and property rights are sacrosanct and any unlawful invasion attracts liability irrespective of actual damage। तो ट्रेसपास का लॉ एक्शनेबल है एज पर से, मतलब अगर आप किसी की भी लाइफ और प्रॉपर्टी में विदाउट
लॉ या विदाउट एनी अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी इंटरवीन करते हैं, तो चाहे डैमेज हो या ना हो, आपने प्रॉपर्टी या लाइफ में इन्वेशन कर दिया तो आपको जो है लायबिलिटी आ ही जाएगी। ठीक है, आपको कंपनसेशन भी देनी पड़ सकती है और आपको सज़ा भी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।